मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपका मनोरंजन करने, उस महफिल को सजाने जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम। आपके प्यार, आपके साथ की वजह से हमारा ये सफ़र 300 से ज़्यादा दिनों को पूरा कर चुका है और दुआ करता हूँ कि ये आंकड़ा 100 से 1000 और 1000 से लाखों तक पहुँच जाए। आपके लिए आज जिन कहानियों से महफिल सजाई है उनकी एक झलक पेश करता हूँ। आज बताऊँगा कि साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई था। उन्हें कैसे मिला उनका ये नाम साहिर। इसके साथ ही बात करूँगा लेखक निर्देशक केदार शर्मा की, जिन्होंने मधुबाला, गीता बाली, राज कपूर, भारत भूषण, माला सिन्हा, तनुजा जैसे कलाकारों को ब्रेक दिया। यही केदार शर्मा पेंटिंग के शौक के चलते एक बार ऐसी मुसीबत में फंस गए कि लाले पड़ गए जान के। मनोज कुमार जी की फिल्म गुमनाम की भी बात करूंगा और बताऊंगा कि क्यों मनोज कुमार नहीं चाहते थे कि इस फिल्म में महमूद काम करें, लेकिन जब महमूद इस फिल्म का हिस्सा बन गए तो कैसे मनोज कुमार ने महमूद पर पिक्चराइज्ड एक गाने को फिल्म से निकलवाने की कोशिशें की। इनके अलावा हमारे 3 रेगुलर सेगमेंट भी होंगे। मॉनसून के गानों का सेगमेंट, जहां हम बात करते हैं बरसात के गीतों की। फिर होगा ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड, जिसमें बात करूंगा अभिनेता राधा किशन की, जिन्होंने अपनी एक फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने और उससे हुए कर्जे के प्रेशर में अपने ही घर से कूदकर आत्महत्या कर ली। आखिरी सेगमेंट में होगा हमारे लिसनर का सवाल, फिल्म भाभी की अभिनेत्री पंडरी बाई के बारे में। आज इन्हीं किस्सों से महफिल सजेगी। आइए इब्तिदा करते हैं आज के सुहाने सफ़र की। साहिर का असली नाम था अब्दुल हई। अब ये अब्दुल हई से साहिर लुधियानवी कैसे बने, कैसे मिला उनका ये नाम, सुनिए ज़रा। गुजरे हुए वक्त में मैंने आपको बताया था कि बालक अब्दुल हई का बचपन बहुत मुसीबत, तनाव और तलखियों में गुजरा। कहते हैं कि उनके ज़मींदार पिता फजल मोहम्मद अय्याश आदमी थे। 12-13 शादियां की थी। फजल मोहम्मद को न जाने क्यों अपने बेटे अब्दुल हई से ज़रा भी लगाव नहीं था, बल्कि यहां तक सुना गया है कि उन्हें उससे इतनी नफरत थी कि उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने एक दुश्मन के नाम पर रखा था ताकि वो उसे गालियां दे सकें। अब्दुल हई को मां ने पाला, जो शौहर की हरकतों से तंग आकर अलग रहने लगी थीं। जब अब्दुल हई लिखने लगे तो उन्होंने अपने बचपन के इन दुखों का जिक्र अपनी शायरी में भी किया। जब अब्दुल हई 16 साल के हुए, यानी 1935 में, तब उन्हें लगा कि अब उन्हें उर्दू के बाकी शायरों की तरह अपना कोई तखल्लुस या पेन नेम ढूंढना चाहिए। उर्दू शायरों में ये रवायत रही है कि शायर अपने असली नाम की जगह तखल्लुस यानी पेन नेम और उसके आगे शहर का नाम लगाते हैं। जैसे मलिहाबाद के जोश मलिहाबादी, आजमगढ़ के कैफी आजमी, लायलपुर के नक्श लायलपुरी, लखनऊ के मजाज लखनवी, गोरखपुर के फिराक गोरखपुरी, दिल्ली के दाग दहलवी। अब्दुल हई चूंकि लुधियाना के रहने वाले थे, इसलिए वो लुधियानवी लफ्ज़ के आगे अपने लिए एक तखल्लुस की तलाश में थे। एक रोज़ उनकी नज़र इकबाल की एक नज़्म पर पड़ी, जो इकबाल ने दाग दहलवी के गुजरने पर श्रद्धांजलि के तौर पर लिखी थी। अशार कुछ ऐसे, चल बसा दाग आह मैयत उसकी ज़ेब दोष है, चल बसा दाग आह मैयत उसकी ज़ेब दोष है, आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश है। इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहबे इजाज भी। हू बहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन, उठ गया नावाक फगन मारेगा दिल पर तीर कौन। अर्थात दाग नहीं रहा, अब उसका जनाजा हमारे कंधों पर है। इसका एक शेर, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहिबे इजाज भी, इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, यानी सैकड़ों जादूगर भी होंगे और करिश्मा दिखाने वाले भी। तो अब्दुल हई को साहिर लफ्ज़, जिसका अर्थ होता है जादूगर, बहुत पसंद आया और उन्होंने फौरन उसे अपना तखल्लुस बनाने का फैसला किया। इस तरह अब्दुल हई बन गया साहिर
और क्योंकि लुधियाना से ताल्लुक़ था इसलिए साहिर लुधियानवी ने हिंदी सिनेमा के गीतों में जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। साहिर लुधियानवी निर्माता, निर्देशक, लेखक केदार शर्मा बड़े बड़े कलाकारों को ब्रेक दिया। मधुबाला, गीता बाली, राज कपूर, भारत भूषण, माला सिन्हा, तनुजा, इन सबको फिल्मों में लाने का क्रेडिट इन्हीं केदार शर्मा जी को दिया जाता है। केदार शर्मा का अपना करियर कोलकाता की न्यू थिएटर्स कंपनी से शुरू हुआ था। वहां वो नाटकों में एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग भी किया करते थे। इन सब के साथ उन्हें पेंटिंग का भी शौक था। पेंटिंग ने इन्हें कोलकाता में सरवाइव करने में काफ़ी हेल्प भी की। जब नाटक की दुकान नहीं चलती थी, नाटकों से पैसा नहीं मिलता था, तो पेंटिंग की दुकान से रोजी रोटी चल जाती थी। मगर एक बार इसी पेंटिंग ने उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल दिया कि जान के लाले पड़ गए। बात हो गई 1932 की। एमए की परीक्षा के फौरन बाद केदार शर्मा को पंजाब के मशहूर पेंटर सरदार ठाकुर सिंह का बुलावा आया। ठाकुर सिंह कोलकाता की फिल्म मॉडर्न थिएटर कंपनी में चीफ पेंटर की नौकरी किया करते थे। ठाकुर सिंह को उन दिनों एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था राजस्थान और गुजरात की रियासतों के राजाओं के पोर्ट्रेट बनाने का। उन्हें इसी काम के लिए दौरे पर जाना था। केदार शर्मा की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और वो खुद भी पेंटर थे, इसलिए सरदार ठाकुर सिंह ने केदार शर्मा को अपने साथ पीआरओ बनकर चलने के लिए कहा। इस काम के लिए आने जाने और रहने खाने के अलावा 500 रुपये भी देने का वादा किया। उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। केदार शर्मा फौरन तैयार हो गए। अब दोनों पहुंचे उदयपुर के महाराजा का बनाया पोर्ट्रेट देखकर महाराजा उनके काम से इतने खुश हुए कि उन्होंने ठाकुर सिंह को एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया ताकि दूसरे रियासत के महाराजा उन्हें अच्छी तरह ट्रीट करें। बहुत तारीफ लिखी उस लेटर में। अब ठाकुर सिंह और केदार शर्मा वो चिट्ठी लेकर राजस्थान और गुजरात की एक छोटी सी रियासत में पहुंचे। इस रियासत में इससे पहले कभी कोई पेंटर नहीं गया था। बड़ा भव्य स्वागत किया गया। इन्हें राज परिवार के गेस्ट हाउस में ठहराया गया। इस स्टेट के महाराजा शिकार पर गए हुए थे। अगले दिन लौटने पर उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपना पोर्ट्रेट बनवाने के लिए खुशी खुशी टाइम भी दे डाला। अब जब ठाकुर सिंह महाराजा का पोर्ट्रेट बना रहे थे तो उन्हें महाराजा की तीखी नाक बहुत पसंद आई, बड़ी शार्प नोज थी, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो महाराजा का प्रोफाइल पोर्ट्रेट बनाएंगे ताकि नाक प्रोमिनेंटली उभर कर सामने आए। 3 दिन लग गए उन्हें ये पोर्ट्रेट बनाने में। जब पोर्ट्रेट तैयार हुआ तो ठाकुर सिंह और केदार शर्मा भारी इनाम की उम्मीद लिए इस पोर्ट्रेट को लेकर पहुंचे महाराजा के दरबार में। वहां बहुत से दरबारियों के साथ महाराज मौजूद थे। ठाकुर सिंह और केदार शर्मा ने पहले तो झुककर महाराजा को प्रणाम किया और फिर केदार शर्मा ने उस पोर्ट्रेट पर रेशमी कपड़ा हटा दिया। महाराजा के पोर्ट्रेट को देखते ही दरबार में तालियां बजने लगी। हर तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। तभी महाराजा अचानक अपने सिंहासन से उठे और गुस्से में लाल बबूला होकर चिल्ला पड़े, दूसरा कान कहां है मेरा? ध्यान रखें, ये प्रोफाइल था, साइड का पोर्ट्रेट था। दूसरा कान कहां है मेरा? दायां कान, उसमें माणिक पहना हुआ है मैंने, ठीक करो इसे, ठीक करके लाओ। दोनों कान चाहिए मुझे, मेरा कार्टून बना दिया है तुमने। ये कहकर महाराजा गुस्से में दरबार से चले गए। उनके पीछे पीछे तमाम दरबारी भी चले गए। ठाकुर सिंह और केदार शर्मा की घिक्की बंध गई। तभी एक दरबारी भागकर उनके पास आया और धीरे से कहा उसने, जान बचानी है तो इसी वक्त रियासत छोड़कर भाग जाओ। तुमसे पहले महाराजा इसी तरह एक गवैये से नाराज हुए थे। 30 सालों तक जेल में बंद रखा उसे और जेल में ही पड़े पड़े वो स्वर्ग से धार गया। जान की सलामती चाहते हो तो बिना वक्त गवाए चुपचाप खिसक लो यहां से। ये सुनते ही सरदार ठाकुर सिंह और केदार शर्मा ने फौरन रियासत छोड़ने का फैसला किया और कोई पहचान न ले इसके लिए कपड़े उतार दिए, सिर्फ एक लंगोटी पहने रखी और पूरे बदन पर राख मलकर साधुओं का भेष बना लिया और गेस्ट हाउस के पिछले दरवाजे से निकलकर फूट लिए। छुपते छुपाते खेतों और सुनसान रास्तों से होकर बड़ी मुश्किल से जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन चलने ही वाली थी। दौड़ते भागते किसी तरह टिकट खरीदा और ट्रेन में बैठकर रियासत से बाहर निकल गए। रास्ते में केदार शर्मा ने सरदार ठाकुर सिंह से कहा, ठाकुर साहब शुक्र मानिए ऊपर वाले का कि जान बच गई। अगर आपके इस पोर्ट्रेट की वजह से हमें कुछ हो जाता
तो हमारे भी पोर्ट्रेट घर की दीवार पर लग जाते और उन दोनों पर मालाएं चढ़ाई जाती। आज के बाद ठाकुर साहब मैंने तो तौबा कर ली ऐसे किसी असाइनमेंट पर जाने की, मुझे माफ़ कीजिए। ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड। इस सेगमेंट में आज बात मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट राधा किशन की। राधा किशन को आज भी उनकी ख़ास किस्म की डायलॉग डिलीवरी के लिए याद किया जाता है। राधा किशन ने बैजू बावरा, वचन, नई दिल्ली, एक ही रास्ता, नया दौर, साधना और छोटी बहन जैसी कई फिल्मों में काम किया। उन पर पिक्चराइज कुछ गानों में से एक गाना आपको याद दिला रहा हूँ। 1955 की फिल्म वचन में उन पर एक गाना फिल्माया गया था। घोड़ा गाड़ी में गीता वाली के साथ बैठे हैं, डुएट है, बोल हैं, जब लिया हाथ में हाथ निभाना साथ मेरे सजना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। सिंगर आशा भोसले और रफ़ी साहब। राधा किशन का पूरा नाम राधा किशन मेहरा था। पुरानी दिल्ली के खत्री परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। फिल्मों में एक्टिंग करते करते अचानक ही एक दिन राधा किशन ने फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। करियर बहुत अच्छा चल रहा था, शोहरत, दौलत, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, तो प्रोड्यूसर बनने का फैसला कर डाला। खुद ही फिल्म की कथा, पटकथा और संवाद लिखे। डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंप दी अपने डियर फ्रेंड प्रभुदयाल को। ये प्रभुदयाल नलिनी जयवंत के हस्बैंड थे। वो अभिनेता भी थे और सह निर्देशक भी। बतौर अभिनेता उन्होंने 1950 के दशक में बनी हाउस नंबर 44, मुनीम जी, CID, नई दिल्ली, दुश्मन, लाजवंती, काला बाजार और एक के बाद एक जैसी कुछ फिल्में की थी। और उसी दशक में बनी फरार और काला पानी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके थे। तो राधा किशन ने अपने दोस्त को साइन किया एज ए डायरेक्टर। फिल्म का टाइटल रखा अमर रहे ये प्यार। मेन रोल्स में लिया राजेंद्र कुमार को, नलिनी जयवंत को और नंदा को। एज ए प्रोड्यूसर राधा किशन की भी ये पहली फिल्म थी और एज ए डायरेक्टर प्रभुदयाल की भी पहली फिल्म थी। दोनों को ही प्रोडक्शन का और डायरेक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मरते मरते बहुत मुश्किलों के साथ किसी तरह से इस फिल्म को कंप्लीट किया। बहुत बड़ी स्टार कास्ट और C. रामचंद्र का म्यूजिक होने के बावजूद बदकिस्मती से अमर रहे ये प्यार 1961 में रिलीज हुई और इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि इसमें न सिर्फ राधा किशन की जिंदगी भर की कमाई डूब गई बल्कि उन पर लाखों का कर्जा भी चढ़ गया। इतनी सुपर फ्लॉप फिल्म थी ये। इतना बड़ा कर्ज अब राधा किशन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। वो इस कर्जे को चुकाने की हालत में नहीं थे। लोगों से मदद मांगी, नहीं मिली। कर्जदारों का दबाव बढ़ता गया और एक दिन ये दबाव इतना बढ़ गया कि राधा किशन ने इससे बचने के लिए अपनी जिंदगी ही खत्म कर देने का फैसला ले लिया। बंबई के पैडर रोड स्थित अपनी बिल्डिंग की छत से कूदकर राधा किशन ने खुदकुशी कर ली। पैसे के लिए ही आदमी जीता है और इसी पैसे की खातिर मर भी जाता है। बहुत सी आत्महत्याओं का कारण ये पैसा ही है, ये कर्जा ही है। राधा किशन जी के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसी कामना के साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और सुनवाता हूँ उन्हीं की फिल्म का ये की। बात उस वक्त की है जब महमूद इतना बड़ा नाम हो गया था कि हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े स्टार महमूद के साथ काम करने से कतराने लगे थे। कहते थे कि इसके साथ अगर हमारा सीन होगा तो ये खा जाएगा हमें। इस वजह से बहुत से स्टार्स तो महमूद को अपनी फिल्म से निकलवाने या उनके सीन कम करने के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और फाइनेंसर्स पर दबाव भी डाल दिया करते थे। 1965 की सुपरहिट फिल्म गुमनाम में भी यही हुआ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि राजा नवाथे द्वारा डायरेक्ट और एरन सिप्पी द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म के इनिशियल ड्राफ्ट में महमूद वाला कैरेक्टर था ही नहीं। वो तो फाइनेंसरों की जिद थी कि फिल्म की सक्सेस के लिए इसमें महमूद का होना ज़रूरी है, इसलिए उनके लिए भी रोल निकाला जाए। नहीं है तो लिखो। मनोज कुमार और प्राण इस फिल्म के लिए फाइनल हो चुके थे। दोनों ने ही फिल्म में महमूद को लिए जाने का विरोध किया, लेकिन फाइनेंसरों और एनएन सिप्पी की जिद के सामने उनकी चली नहीं और फिल्म में महमूद के लिए रोल लिखवाया गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और महमूद पर एक गाना भी फिल्माया गया।
हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। गाना शूट होने के बाद जब देखा गया तो मनोज कुमार ने एक बार फिर एनएन सिप्पी से कहा कि ये गाना हटा दो, ये गाना बड़ा घटिया है, इससे फिल्म का स्टैंडर्ड गिर रहा है। एनएन सिप्पी जब नहीं माने तो मनोज कुमार ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, वजनदार बनाने के लिए फेमस डायरेक्टर अपने करीबी दोस्त राज खोसला के लिए फिल्म गुमनाम का एक स्पेशल शो रखवाया, जिसे देखकर राज खोसला ने भी महमूद के गाने को फिल्म से हटाने को कहा, लेकिन फिर भी एनएन सिप्पी नहीं माने। अब एनएन सिप्पी के इस रवैये के बाद मनोज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर महमूद का ये गाना रहा तो ये फिल्म 3 हफ्ते भी नहीं चल पाएगी। 1965 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने कामयाबी के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। बॉक्स ऑफिस पर यह सुपर डुपर हिट फिल्म थी। पूरी फिल्म के दौरान जिस महमूद से प्रॉब्लम थी उसी महमूद को साल के फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन भी मिला और उन पर पिक्चराइज गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, इस गीत ने तो धूम मचा दी। ये गाना महमूद के साथ साथ इस फिल्म की पहचान भी बन गया। और अब मॉनसून सेगमेंट में बारी है हिंदी फिल्म के बरसात के गीत की। आज जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं वो गीत है 1979 में रिलीज्ड फिल्म सावन को आने दो का टाइटल सॉन्ग। इसे लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत दिया है राजकमल जी ने। तुम्हें गीतों में ढालूंगा सावन को आने दो, इस गाने को गाया जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों ने। दिस फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड बाय राजश्री फिल्म्स। डायरेक्टर थे कनक मिश्रा। ये फिल्म गांव की पृष्ठभूमि पर बनी एक प्रेम कहानी है। फिल्म में मेन जो स्टार्स थे अरुण गोविल, जरीना वहाब, रीता भादुड़ी, अमरीश पुरी। टोटल 10 गाने थे जिसमें 6 सोलो और 1 डुएट येसुदास ने गाया है। येसुदास के गाए गाने थे तुझे देखकर जगवाले भी यकीन नहीं क्यों कर होगा, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, तेरा मेरा प्यार नया है गीत पुराना साज नया है, बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे, तेरे बिन सूना मन का मंदिर। इनके अलावा येसुदास का गाया एक डुएट सॉन्ग भी जिसे उनके साथ गाया सुलक्षणा पंडित ने। कजरे की बाटी असुअन के तेल में, आली में हार गई अखियन के खेल में। इन 7 गानों के अलावा बाकी बचे गानों में एक गाना और है, गगन ये समझे, जसपाल सिंह जी का गाया हुआ। एक और गाना, पत्थर से शीशा टकरा के वो कहते हैं दिल टूटे ना, ये गाना आनंद कुमार का गाया हुआ है। और फिल्म का टाइटल सॉन्ग सावन को आने दो जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा ने गाया है अलॉन्ग विद कोरस। इस गीत का पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है। खुले आंगन में जरीना वहाब हीरोइन अपनी सहेलियों के साथ नाच रही है, झूला झूल रही है और अरुण गोविल सारंगी बजाते हुए गा रहे हैं और गाने में जरीना वहाब से वादा कर रहे हैं कि सावन को आने दो, मैं तुम्हें गीतों में ढालूंगा। वो आने वाली खुशियों के सपने देख रहे हैं, कह रहे हैं मैं अपने सपनों को जगा लूंगा, मैं तुमको तुम्ही से चुरा लूंगा। फिर साहब गीत के तीसरे अंतरे में बिजली कड़कने लगती है, घनघोर घटाएं छा जाती हैं और झमाझम बारिश होने लगती है। सावन को आने दो फिल्म अपने दौर की हिट फिल्मों में से एक थी और संगीतकार राजकमल के करियर की ये पहली हिट फिल्म भी थी। इसी के बाद उन्हें पायल की झनकार, चश्मे बदूर, कथा और सास जैसी फिल्में मिली और उसके बाद महाभारत और बहादुर शाह जफर जैसी बड़ी सीरियलों में संगीत देने का मौका भी मिला। रांची के रामकृष्ण उपाध्याय जी ने पूछा है गुजरे जमाने की अभिनेत्री पंडरी बाई के बारे में। उपाध्याय साहब, पंडरी बाई को पद्मिनी भी कहा जाता था। उनका जन्म 1930 में कर्नाटक के उत्तर कनारा जिले में एक मराठी परिवार में हुआ था। पिता का नाम रंगाराव और माता का नाम कावेरी बाई था। पिताजी पेंटिंग सिखाते थे, टीचर थे और उसके साथ साथ गाया भी करते थे, हरि कीर्तन किया करते थे। परिवार की अपनी नाटक मंडली थी जहां उन्होंने नाटकों से अभिनय की शुरुआत। उनकी 2 बहनें मैनावती और लीलावती भी दक्षिण भारतीय फिल्मों की स्टार रही थी। साल 1943 में बनी कन्नड़ा फिल्म वाणी पंडरी बाई की पहली फिल्म थी। पंडरी बाई ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी की कई फिल्मों में अभिनय किया। उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। मद्रास के बैनर एवीएम की फिल्म शिव भक्त उनकी वो पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें उन्हें नायिका की भूमिका दी गई।
यानी ये फिल्म एज ए हीरोइन उनकी पहली फिल्म थी। उससे पहले वो साल 1951 में बनी हिंदी फिल्म बहार में भी एक छोटी सी भूमिका निभा चुकी थी। फिल्म शिव भक्त 1955 में रिलीज हुई थी। साल 1957 में आई फिल्म भाभी से उन्हें हिंदी फिल्मों में पहचान मिली। 1959 में उन्होंने 2 हिंदी फिल्में की, चांद और पैगाम। 1966 में उन्होंने एवीएम के ही फिल्म लाडला में एक इम्पॉर्टेंट रोल किया। पंडरी बाई ने भले ही 5-6 हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन हिट फिल्म भाभी के टाइटल रोल में उनके शानदार अभिनय को उस जमाने के दर्शक आज भी याद करते हैं। दक्षिण की फिल्मों में मसरूफियात की वजह से पंडरी बाई ज्यादा हिंदी फिल्में नहीं कर पाई। अलग अलग भाषाओं में सैकड़ों फिल्म करने के बाद पंडरी बाई का निधन 29 जनवरी 2003 को चेन्नई में हुआ। मुझे उम्मीद है उपाध्याय साहब के आपके सवाल का जवाब थोड़ा बहुत मिल गया होगा। इसी जानकारी के साथ आज की महफिल से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। आज के सुहाने सफ़र को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, ढेर सारे किस्से होंगे, ढेर सारे गाने होंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।